हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 20वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ग्रैमी अवार्ड में देने की शुरुआत हुई थी। आंसर है 1959 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 4 मई 1959 को ग्रैमी अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बनी थी? तो ये थी मार्गरेट थैचर। 4 मई 1979 को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। निम्न में से चीन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। शुभंकर शर्मा भारतीय खिलाड़ी हैं। तो गोल्फ खिलाड़ी भारतीय गोल्फ खिलाड़ी शुभंकर शर्मा। इंसुलिन की खोज के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसकी खोज की थी और इन्हें ही ये पुरस्कार मिला था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1959 में ग्रैमी अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी। तो अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड को पहले कहा जाता था, यानी पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता था पहले। ग्रैमी अवार्ड के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 दिसंबर को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। भारत में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो 1966 में बनी थी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। साल 2023 के लिए यूनेस्को ने विश्व की वास्तुकला राजधानी किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर है कोपेनहेगन को। देखिए 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था। तो रियो डी जेनेरियो था तब 2020 का, तब ये सवाल पूछा गया था रियो डी जेनेरियो का, और अभी कोपेनहेगन है विश्व की वास्तुकला राजधानी। यह पहल वास्तुशिल्प विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स यानी यूआईए की एक नई पहल है, जिसे यूनेस्को ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ स्थापित किया है। और यह कार्यक्रम हर 3 साल बाद आयोजित होता है, यानी हर 3 साल बाद ये राजधानी घोषित की जाती है विश्व की वास्तुकला राजधानी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स एक गैर सरकारी एजेंसी है जो दुनिया के आर्किटेक्ट्स का प्रतिनिधित्व करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 2020 में रियो डी जेनेरियो को यूनेस्को की विश्व की वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया था और यह खिताब पाने वाली यह पहला शहर बना था। तो ये भी याद रखिएगा कि विश्व की वास्तुकला राजधानी यूनेस्को द्वारा घोषित की जाती है। जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था, वो पूछा गया था कि रियो डी जेनेरियो किसके द्वारा विश्व की वास्तुकला राजधानी घोषित की गई है? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था यूनेस्को। अब कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की लोकेशन मैप में ये है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मुद्रा इसकी डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री अभी मेटे फ्रेडरिक्सन है। निम्न में से किस भारतीय राज्य का पुराना नाम नेपा है? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम पहले नेपा था। अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेपा के नाम से जाना जाता था। इसे 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? आंसर है 20 फरवरी 1987 को। और 1972 में बना था ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का दर्जा कब मिला है? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक राज्य है। तो पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। ये लोकेशन है जो अरुणाचल प्रदेश की रेड वाली दिख रही है। ईटानगर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश दक्षिण में भारतीय राज्यों से सीमा लगाता है या इसकी सीमा लगती है। तो नागालैंड और असम इन दोनों से दक्षिण में इसकी सीमा लगती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है
असम ये है पीले वाले में, और नागालैंड ये है ग्रीन वाले में। अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चीन, म्यांमार, भूटान, इन तीनों देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान के साथ, पूरब में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और उत्तर में मैकमोहन रेखा पर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगभग 1129 किलोमीटर की विवादित सीमा साझा करता है। यह चीन स्वायत्त तिब्बत है, ये भूटान और ये म्यांमार है। तो इसकी इन तीनों देशों की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। वर्तमान में हॉकी इंडिया लीग 2017 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है कलिंगा लॉ लांसर्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, कलिंगा लांसर्स। हॉकी इंडिया लीग तो और जो अगला टूर्नामेंट इसका होगा 2025 में आयोजित किया जाएगा, जो 2017 से अब 2025 में आयोजित किया जाएगा। और ये सवाल पूछा गया था RRB ALP 2018 में, तो तब से इसका आयोजन नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक है? तो 2016 से ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL। हॉकी इंडिया लीग या HIL, जिसे कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक हॉकी लीग है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी महारत्न कंपनी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला कोयला उत्पादक है। वर्तमान भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है देश में। देखिए 13 महारत्न कंपनियों की लिस्ट यहाँ दी गई है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। महारत्न योजना में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE के लिए शुरू की गई थी। तो 2010 में ये योजना शुरू की गई थी। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है 13वीं महारत्न कंपनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? अब देखिए यहाँ जो न्यूटन यानी भार दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, यानी F बराबर 120 न्यूटन, और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यानी हाइट दी गई है 2 मीटर। अब यहाँ वर्ग निकालना है, यानी W बराबर, तो वर्ग के अब 2 फॉर्मूले होते हैं। एक वर्ग बराबर होता है F इंटू एस, यानी बल इंटू विस्थापन। अगर यहाँ थीटा देता तो कार्य यानी W बराबर रखते F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और ऊंचाई दी गई है तो W बराबर रखेंगे mgh, और mgh ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यानी स्थितिज ऊर्जा का। अब जो mg है वो F के बराबर होता है mg, तो mg की जगह रख लेंगे यहाँ F। तो अब W बराबर F इंटू एच, तो F कितना है 120 न्यूटन इंटू ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, तो 240 जूल आएगा। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 240 जूल। वर्तमान में CB आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल की लोकेशन मैप में ये है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से, और भारतीय राज्यों से सीमा लगती है सिक्किम से और असम से, बिहार से, झारखंड, पश्चिम बंगाल तो है ही, उड़ीसा से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री इसकी ममता बनर्जी हैं। TMC इनकी पार्टी है, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। साल 2024 में लगभग कितने करोड़ भारतीय मतदाता 18वीं लोकसभा चुनाव में वोट करने के लिए पात्र होंगे या पात्र हैं?
तो इसका आंसर है 96.8 करोड़ मतदाता हैं जो इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आंसर है लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर बी। सुश्रुत को के रूप में भी जाना जाता है, तो उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी सर्जरी के जनक। 1000 किलोवाट या 1 केवी के बराबर होता है, तो 1 एमबी के बराबर होता है 1000 केवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 मेगावाट, मेगावाट यानी एमबी। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 2024 में ग्रैमी अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था? 66वां इसका संस्करण था 2024 में। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में कितने भारतीय कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला है? इसका आंसर है 5 को। 66वें ग्रैमी अवार्ड में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीय कलाकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किए हैं। गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक बी सेल्वा गणेश विनायक राम के फ्यूजन शक्ति समूह शक्ति बैंड ने दिस मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? टेलर स्विफ्ट को यह अवार्ड मिला है। उनका सॉन्ग है मिडनाइट्स, इसके लिए दिया गया है। किस भारतीय एल्बम को 66वां ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो दिस मोमेंट को मिला है। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोनों लीजेंडरी कलाकारों के बैंड शक्ति, तो बैंड का नाम है शक्ति, के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर है फ्लावर्स को। फ्लावर्स अमेरिकी गायिका माइली साइरस का एक गाना है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड मिला है वाइट आई वाज मेड फॉर को। ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ रैप सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है किलर माइक और इनका एल्बम है माइकल, इसके लिए दिया गया है। निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो असमिया, पंजाबी ये भी है, तेलुगु, संताली और संस्कृत तमिल ये सभी हैं। अंग्रेजी और फारसी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी और फारसी। और इनकी सूची दी गई है जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था?